मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर बायो बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, तो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, लेकिन हम लोग इसको एक क्विक वे में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम से पहले आप लोग को काफी यूजफुल होगा। और यस, इस सेशन का पीडीएफ जो कि हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, वो आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं ये छोटा सा स्वीट एंड क्रिस्प सेशन ऑन लाइफ प्रोसेसेस। सो अगले 30 मिनट में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है वेदांतो 910 का, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देयर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन पीडीएफ्स है या एग्जाम रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वही अपडेट होने वाला है। ऑल राइट बच्चों, तो देखते हैं बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जब भी हम शुरू करते हैं, फर्स्ट टॉपिक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद है रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। सो ये चारों टॉपिक में न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के मोड्स कौन कौन से हैं। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स क्या है, जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद अपने बॉडी में नहीं बनाते हैं, हम बाहर से खाना कंज्यूम करते हैं, यानी कि हमें किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर आवर फूड, राइट। सो एग्जांपल्स याद रखना जरूरी है, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स है, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया दे आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जरूरी है फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, वो प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए रहता है। ठीक है, सो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, चार चीजों की आवश्यकता होती है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल। सिमिलरली चौथा है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस कैन नॉट हैपन। ऑल राइट बच्चों, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए ये है अपना एक लीफ। ठीक है, सो इस लीफ में होता क्या है, सबसे पहले जो सनलाइट है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सो लीफ विल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट दैट इनटू केमिकल एनर्जी। फिर क्या होता है, उस लीफ में जो भी क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, देन दैट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल विल एक्चुअली स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल। ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल जो पानी है H2O उसको ब्रेक डाउन कर देता है और बन जाएगा H+ एंड OH-। ये स्टेप है फोटोलाइसिस का, ये दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस का पहला इवेंट। दूसरा इवेंट या दूसरा स्टेप क्या है, फोटोलाइसिस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। तीसरा स्टेप क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि reduction of carbon dioxide into carbohydrates. These are the three important events occurring in photosynthesis. Very very important for your exam. Exam में कई बार ये 3 steps को करेक्ट सीक्वेंस में लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं ना, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, उसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, एक हो गया सैप्रोफाइटिक, फिर पैरासिटिक, फिर होलोजोइक। सैप्रोफाइट क्या है, वो है डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजर्स डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हैपेंस। ठीक है, सो उससे क्या होता है, डिकम्पोजर से ये होता है कि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, जितना भी कचरा है, डेड ऑर्गेनिजम्स है, वो क्लीन हो जाते हैं और सॉइल में उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस आ जाता है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, सो ईस्ट उसका एग्जाम्पल है, मशरूम उसका एग्जाम्पल है। पैरासिटिक में कस्क्यूटा प्लांट, लाइस या टिक। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में होता यह है कि वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। ठीक है, होस्ट को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और जो पैरासाइट है उसको फायदा होता है। ठीक है, लेकिन वो पैरासाइट जो है होस्ट को मारता नहीं है, इट ओनली सक द
न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, दैट्स इट। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो क्या है, जैसे ह्यूमन और एमीबा में 5 स्टेप होते हैं, पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, लास्ट में इजेशन। ये 5 स्टेप से होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा होलोजोइक है, इसीलिए उसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो इंजेशन क्या है, अमीबा में इंजेशन मतलब खाना कंज्यूम करना, ठीक है, वो प्रोसेस होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट का फॉर्मेशन होता है अमीबा में। सूडोपोडिया की मदद से वो फूड को कैप्चर कर लेता है, राइट। उसके बाद डाइजेशन, अमीबा में जब फूड उसके बॉडी के अंदर चले जाता है तो वो फूड एक फूड वैक्यूल उसके चारों तरफ बनता है और वहां पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद सारे जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में चले जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन क्या है, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स को वो अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है पूरे बॉडी पार्ट में, वो है एसिमिलेशन। देन इजेशन क्या है, अमीबा की बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, सो वो सिंपल डिफ्यूजन से बाहर एलिमिनेट हो जाता है, वही है इजेशन इन अमीबा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन एक्चुअली हैपेंस इन अमीबा, ऑलराइट। अब देखते हैं, तो आप लोग को उसका डायग्राम बना लेना है। ये अमीबा है, सपोज ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। सो अमीबा क्विकली क्या करेगा, एक सूडोपोडिया बनाएगा और वो फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद वो एक फूड वैक्यूल बनता है, अमीबा के बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल बनता है। फिर डाइजेशन होता है उस फूड वैक्यूल में, डाइजेशन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अमीबा के बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, एसिमिलेशन होता है। फिर क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ऑलराइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बारी है ह्यूमन की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल के साथ साथ जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं टुगेदर दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप लोग को कवर कर लेना है, उससे रिलेटेड डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, लेबलिंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सबसे पहले माउथ में बकल कैविटी में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में। फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन हैपेंस इन द माउथ इटसेल्फ, ठीक है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। वो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईसोफेगस का काम क्या है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है या फिर उसको सिंपली पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, ठीक है। सो वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ईसोफेगस में कुछ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस से होता क्या है, माउथ से, ठीक है, सो माउथ से फूड जो है स्टमक में जाएगा थ्रू पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है, पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, वन इज पेप्सिन, फिर HCl, फिर म्यूकस। पेप्सिन करता क्या है बच्चों, पेप्सिन जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को, राइट, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिन, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, ठीक है, प्रोटीन्स विल बिकम पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है। लेकिन ये पेप्सिन पहले ना इनएक्टिव होता है, सो वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। HCl क्या करता है, HCl आके इस पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बना देता है, ठीक है। सो पेप्सिन जब एक्टिवेट हो जाए, मतलब वो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, एक्टिव होने के बाद वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे म्यूकस भाई साहब का क्या काम है, म्यूकस क्या करता है ना, देखिए हमारे स्टमक में है HCl, HCl इतना एसिडिक है, इतना खतरनाक है कि वो बोन्स को भी डिसॉल्व कर सकता है।
तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे स्टमक के वॉल्स को भी डैमेज कर सकता है ना। तो स्टमक के वॉल्स को HCl के एक्शन से प्रिवेंट करने के लिए देयर इज म्यूकस प्रेजेंट ऑन द स्टमक वॉल। सो वो म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टमक के वॉल को फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज से जो एंजाइम सिक्रीट हुए हैं वो आ जाते हैं, बाइल जूस लिवर से आ जाता है, और वहां पे फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन होता है। ठीक है। सो यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है। ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है और पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी है। ये तीनों पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं बच्चों। ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन्स का डाइजेशन। लाइपेज का काम क्या है? फैट का डाइजेशन। और अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। ठीक है। लाइपेज एमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करेगा, लेकिन ये फैट एमल्सिफाइड कैसे होते हैं? लिवर एक बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है। सो दैट बाइल जूस विल एक्चुअली हेल्प इन एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन क्या है? जितने भी लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, जिसको कि एमल्सिफाइड फैट्स बोला जाता है, और ये संभव है बाइल जूस की वजह से। ठीक है। सो बाइल जूस एक्चुअली हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये है एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके इनर वॉल में होता है विलाई। क्या होता है बच्चों? विलाई। ठीक है। ये विलाई क्या करता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किस चीज का एब्जॉर्प्शन? अब हुआ यूं था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होके फाइनली बन गया था ग्लूकोज। फैट का ब्रेक डाउन होके फाइनली बन गया था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है। और जो हम खाते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का फाइनल डाइजेशन होके बन जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है। तो ये जो लास्ट के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड, ये सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है? ब्लड में, है ना। सो ब्लड में एब्जॉर्प्शन सही से होने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है विलाई। आई बात समझ में? फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी एक्सेस वाटर या अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन या रिमूवल होता है। रेक्टम और एनस में क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। सो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है। सो रेस्पिरेशन में जो भी ग्लूकोज हम खाते हैं, फूड से आया ग्लूकोज, ठीक है, और हमने ब्रीद इन किया था ऑक्सीजन। राइट। सो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। यही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो दिस इज बेसिकली रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फाइनली रिलीज एनर्जी। ठीक है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन में फाइनली रिलीज क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी के लिए ही रेस्पिरेशन होता है। दैट इज द बेसिक नीड फॉर रेस्पिरेशन। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता कैसे है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, वो ब्रेकडाउन होके बन जाएगा पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। सो ये 3 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, मतलब पाइरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड, अब उसका नसीब क्या है, उसका फेट क्या है? ठीक है। सो पाइरुवेट का फेट, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया पाइरुवेट को, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मान लीजिए कि पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिला ही नहीं, उसके नसीब में ऑक्सीजन है ही नहीं, तब क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसमें एक अल्कोहल फॉर्म होता है
इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो, इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में बन जाता है लैक्टिक एसिड, और ये मसल्स में बनता है। इसीलिए सडन विगरस एक्सरसाइज के बाद हमारे मसल्स में पेन हो जाता है ना, दैट पेन इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। ये है उसका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, लैक्टिक एसिड वाला। अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, एरोबिक। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, देन एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है ना, काफी एनर्जी रिलीज होता है, 36 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है लेकिन सिर्फ 2 एटीपी ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। आप लोग को 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 4 to 6 पॉइंट्स कवर कर लेना है। ठीक है, अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या फिर यूरिन नेफ्रॉन का सीक्वेंस हो, ठीक है, ये सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आप लोग को लर्न कर लेना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे देखते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद एयर जाएगा नेजल पैसेज में, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, फिर लंग्स। लंग्स में 3 चीज है। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होके बनता है ब्रोंकियोल्स, और ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स भी होते हैं व्हिच प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या जो हवा का पाथवे है, एयर का पाथवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। सो वो रिंग ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, सॉरी। सो ये ब्रोंकियोल्स जो है फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में एंड होते हैं। सो ये एल्वियोलाई से होता क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड वापस देगा कार्बन डाइऑक्साइड वापस टू एल्वियोलाई। ठीक है, बैक टू एल्वियोलाई। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली हैपेंस एट द एल्वियोलाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो एल्वियोलाई बेसिकली वहां पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, हम ये समझ गए। मान लीजिए ये एक एल्वियोलाई है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो एयर एंटर करता है उसमें ऑक्सीजन होता है। सो वो ऑक्सीजन जाएगा आपके ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में। सो ऑक्सीजन गोइंग टू द ब्लड, एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड बैक। लेकिन ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होता कैसे है? सो दैट एक्चुअली हैपेंस बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज वन रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड व्हिच इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो हीमोग्लोबिन बोलेगा ऑक्सीजन को, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। ठीक है, सो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन हैज अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, उसको ऑक्सीजन बहुत पसंद है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। 4 ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा तो वो बन जाएगा HbO2 टेकन 4 times। दिस इज नथिंग बट ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या है बच्चों? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, राइट? सो दिस इज हाउ hemoglobin is helping in carrying the oxygen। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है? जब भी हम सांस अंदर लेते हैं वो इनहेलेशन है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं वो एक्सहेलेशन है, ये आपको पता है। इसमें डिफरेंस क्या है? डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा इनहेलेशन के टाइम में। एक्चुअली डायफ्राम का ओरिजिनल पोजीशन है डोम शेप्ड, एक्सहेलेशन के टाइम में डोम शेप्ड रहता है, और जैसे ही हम इनहेल करते हैं वो फ्लैटन हो जाता है। पहले डोम शेप में रहेगा एक्सहेलेशन के वक्त, और जब हम इनहेल करेंगे तो वो फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, रिब्स जो है दे मूव अप इन द केस ऑफ इनहेलेशन, रिब्स विल मूव डाउन इन द केस ऑफ एक्सहेलेशन। ऑलराइट, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होता है इनहेलेशन के टाइम में,
जब हम सांस अंदर लेते हैं तो थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अकोमोडेट हो सके, ठीक है। alveoli expands and air sucked into the lungs, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम में वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल डिक्रीज, ठीक है। रेस्पिरेशन ना केवल ह्यूमंस में लंग्स के द्वारा होते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देयर आर वेरियस वेज। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है स्टोमाटा या लेंटिसिल से, एक्वेटिक एनिमल्स में मछली में गिल से होगा, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्म में इट हैपेंस थ्रू द स्किन, इसीलिए अर्थवर्म का जो रेस्पिरेशन है दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से जब रेस्पिरेशन होता है, व्हेन रेस्पिरेशन हैपेंस थ्रू द स्किन वी कॉल इट एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग से होगा, फ्रॉग में स्किन या लंग से, ठीक है। सो अब बारी है दिल की, ठीक है। सो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये आप सबका फेवरेट टॉपिक भी है। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? यूनिसेलुलर में सिंपल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से हो जाएगा, मल्टीसेलुलर में इट हैपेंस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें बेसिकली हम किन चीजों की बात करते हैं? ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फ और लिम्फ वेसल्स की, और ऑफ कोर्स ये है हमारा सुपरस्टार हार्ट, है ना। सो ब्लड क्या है? रेड इन कलर होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है ना। सो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ओके। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं ब्लड का फंक्शन क्या है। सो ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। ब्लड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो इसका पीडीएफ आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हैंड रिटन नोट्स है और आपको शॉर्ट और क्विक वे में रिवीजन हो जाएगा यूजिंग दोज नोट्स, ठीक है। सो ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड में दो चीज होता है, ब्लड वेसल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? एक येलोइश कलर फ्लूइड है। ब्लड सेल्स अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स। ब्लड सेल्स क्या क्या हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सो बच्चों, आप लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को याद रखिए। अब बारी है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। और कैपिलरीज करता क्या है? आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करता है कैपिलरीज, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल की। आर्टरीज का वॉल थिक होता है, मस्कुलर होता है, इलास्टिक होता है। वेन्स का जो वॉल है वो काफी थिन होता है, ठीक है। कैपिलरीज का वॉल तो बहुत थिन होता है, 1 सेल थिक होता है, ठीक है। ल्यूमेन, ल्यूमेन, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है। ये देखिए आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो बहुत नैरो होगा, ये है ल्यूमेन जहां से ब्लड पास करता है। लेकिन वेन का ल्यूमेन ना वाइड होता है, ये देखिए ये उसका वाइड ल्यूमेन है, क्योंकि उसका वॉल ही थिन है ना, थिन वॉल की वजह से अंदर का जो ल्यूमेन है वो वाइड है। लेकिन यहाँ का वॉल देखिए, इट इज सो थिक। आर्टरीज का वॉल थिक है, सो अंदर का जो ल्यूमेन है दैट इज नैरो, ओके। ब्लड का प्रेशर कैसे होता है? आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर में मूव करता है और वेन्स में जो ब्लड है वो बहुत लो प्रेशर में मूव होता है, ठीक है। और आप लोग को वाल्व्स के बारे में भी डिस्कस करना है। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। वेन्स में वाल्व्स क्यों होता है भाई? क्योंकि वेन्स में ब्लड जो है बहुत स्लोली मूव करता है। जब वो ब्लड इतना स्लोली मूव कर रहा है तो चांसेस है कि वो ब्लड वापस रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, तो वो रिवर्स डायरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स होते हैं वेन्स में। लेकिन आर्टरीज में जरूरत नहीं है वाल्व्स की, बिकॉज ऑलरेडी ब्लड इतना हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, सो
there is no chance of it coming back in the reverse direction, right? चलिए, अब बारी है हमारा फेवरेट मिस्टर हार्ट, ठीक है। सो हम सबका पसंदीदा हार्ट के बारे में देख लेते हैं। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा प्यारा सा दिल। सो दिल के 4 टुकड़े, ठीक है, टुकड़े तो नहीं, दिल के 4 चेम्बर्स हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, हार्ट का लेफ्ट साइड, ये है LA लेफ्ट एट्रियम, ये है LV लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस साइड में है RA राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। लोअर चेंबर को वेंट्रिकल कहा जाता है, अपर चेंबर को एट्रियम कहा जाता है, ठीक है। 4 चेंबर्स की बात होगी। फिर वाल्व्स, हार्ट में कुछ वाल्व्स भी होते हैं। वाल्व्स की क्या जरूरत है हार्ट में, ताकि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में इंटरमिक्स ना हो जाए, इसीलिए हार्ट में भी वाल्व्स होते हैं। हार्ट में राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम। राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बीच में एक सेप्टम होता है, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको बना लेना है, टेक्निकली करेक्ट डायग्राम बना लेंगे काफी है, लेकिन लेबलिंग को आप लोग को करेक्ट करना है। इस डायग्राम में ब्लड सर्कुलेशन को एक बार सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। सो हार्ट को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पियर शेप्ड का, ट्रायंगुलर शेप का हार्ट है। सो दिस इज नथिंग बट LA एंड दिस इज LB, ये है RA और ये क्या है RB, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, ब्लड सबसे पहले लंग से आ जाएगा LA में, LA से जाएगा LB को, LB से वो चले जाएगा अयोटा में, टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट से होता क्या है, ये सारे जॉइन बैक हो जाएंगे एंड इट विल बी कैरिड बैक टू द RA राइट एट्रियम बाय वेना कावा, ठीक है। और ये था अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। फिर ये वेना कावा राइट एट्रियम को ब्लड देगा, वहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल को, फिर वहां से वापस चले जाएगा लंग्स को, ठीक है। सो दिस इज द सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल विच इज हैपनिंग इन आवर हार्ट। ये सर्कुलेटरी सीक्वेंस को आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, MCQs पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा, वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स के बारे में भी मेंशन करना है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक है पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन, द ओनली एक्सेप्शन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। पल्मोनरी वेन, सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो दोज आर द एक्सेप्शन। डिफरेंट वाल्व्स, हार्ट में जो डिफरेंट वाल्व्स है उसके नाम क्या है, एक है ट्राइकस्पिड, दूसरा बाइकस्पिड, फिर आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये देखिए, हार्ट के स्ट्रक्चर में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। उसी तरीके से राइट साइड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है, उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और ये क्या है, जहां से अयोटा स्टार्ट हो रहा है, अयोटा के ओरिजिन में एक वाल्व होता है, वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी के ओरिजिन में भी वाल्व होता है, ठीक है। ये 4 वाल्व्स के नाम है। डबल सर्कुलेशन क्या है बच्चों, डबल सर्कुलेशन बेसिकली इज नथिंग बट, हमारे हार्ट में, कुछ ऑर्गेनिजम्स के हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है, सेम वही ब्लड हार्ट में 2 बार क्रॉस करता है, सो दैट इज डबल सर्कुलेशन, ओके। सो डबल सर्कुलेशन में 2 पार्ट होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में हो तो वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन हार्ट और टिश्यूज के बीच में हो, बॉडी पार्ट्स के बीच में हो, तो वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, टुगेदर इट इज द डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में?
डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में क्यों होता है? क्योंकि हमारे एनर्जी नीड्स ज्यादा है, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, हाई एनर्जी के लिए हमें एडिक्वेट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर डबल सर्कुलेशन होगा तो एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हो पाएगा। दैट इज द रीजन वी हैव डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी फॉर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिम्फ क्या है? सो लिम्फ एक कलरलेस सब्सटेंस है जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी, लिम्फ में प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। लिम्फ का फंक्शन क्या है? वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करेगा इंटेस्टाइन से एंड एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से ड्रेन करेगा एंड इट विल ब्रिंग लाइक गिव इट बैक टू द ब्लड, एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम के बाद बारी आती है ब्लड प्रेशर की। अब आप लोगों ने सुना होगा काफी बार बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी मत बढ़ाओ, ठीक है। तो वो बीपी क्या है भाई? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा ह्यूमन का कितना होता है? 120/80, ठीक है। सो ये 120 न्यूमरेटर जो है वो है सिस्टोलिक प्रेशर और ये 80 जो डिनोमिनेटर है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर। अगर ये दोनों बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर भी बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, हाइपरटेंशन, अगर ये दोनों घट गया तो हाइपोटेंशन, लो बीपी। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है स्पिग्मोमैनोमीटर से। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ग्रीन कलर का क्लॉथ रैप कर देते हैं डॉक्टर आपके आर्म में और स्टेथोस्कोप की मदद से दे विल नो योर बीपी, मेजर योर बीपी, वो है स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो है सिस्टोलिक प्रेशर। हार्ट जब भी रिलैक्स करता है वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ऑल राइट बच्चों, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120/80, ओके। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ठीक है। अब है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एनिमल्स का तो हम लोग समझ लिए। प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम मदद करते हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करता है और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जाइलम जब भी ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपिरेशन से वो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपिरेशनल पुल से। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन इज वन टर्म। ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर जो फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है दो टर्म्स है आरपी और टीपी। अब भाई ये आरपी क्या है, टीपी क्या है? आरपी यानी कि रूट प्रेशर, टीपी यानी कि ट्रांसपिरेशनल पुल। प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रात में नाइट टाइम में रूट प्रेशर से उसका मूवमेंट होता है और डे टाइम में उसका मूवमेंट होता है ट्रांसपिरेशनल पुल से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन लीफ में होता है तो उससे एक अपवर्ड सक्शन क्रिएट होता है जो कि पानी को खींचता है, ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर क्या है? ऑस्मोसिस से, रात में तो सन नहीं होता है ना, तो ट्रांसपिरेशनल पुल हो ही नहीं पाएगा नाइट टाइम में। सो रूट प्रेशर विल हैपन इन द नाइट टाइम। सॉइल से पानी रूट में जाएगा, फिर रूट से जाइलम को और जाइलम से एक अपर डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट होता है जो है रूट प्रेशर। ऑल राइट, आई बात समझ में सबको? सो पाथवे ऑफ जाइलम रूट प्रेशर में क्या होता है ना, सो ये मान लीजिए ये एक रूट है। सो सबसे पहले सॉइल से पानी रूट में जाएगा, फिर रूट से आएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से आएगा जाइलम में, ठीक है, राइट। सो जाइलम से क्या होगा ना, दैट पर्टिकुलर जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होता है, अपवर्ड प्रेशर, वही है रूट प्रेशर, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? ये है एक पेड़, सो यहाँ पे है सन, ठीक है। सो उससे होता क्या है, सारे जो लीफ से पानी है वो निकल जाते हैं ना, तो उससे उसकी वजह से एक अपवर्ड पुल, एक सक्शन क्रिएट होता है, तो नीचे से पानी ऊपर फ्लो होता है, दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन की मदद से, ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस है जिससे फूड, प्लांट का जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स क्या है बच्चों?
वो फ्लोएम के पार्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, फ्लोएम के पार्ट्स, जाइलम के पार्ट्स। ओके, सो पाथवे ऑफ फूड इन फ्लोएम, जो भी सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। एटीपी की मदद से सारा सुक्रोज जो है ट्रांसफर्ड होगा फ्लोएम में। देन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम इनटू सीव ट्यूब्स, देन फाइनली दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। ये है पाथवे ऑफ फूड इन फ्लोएम। लास्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक छोटू सा टॉपिक है जिसमें हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। सो एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है, हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट कई तरीके का होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया, ये सारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए वी हैव दिस प्रोसेस एक्सक्रीशन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन हो जाएगा, लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत है फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट है 3 तरह के ऑर्गेनिज्म, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एमिनोटेलिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिक यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में मेजर वेस्ट मटेरियल इज यूरिक एसिड। हम जो ह्यूमंस है ना, वी आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, हमारे बॉडी में मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है, इसलिए हम लोग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी होता है, यानी कि 2 किडनी, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरेटर के बाद हियर वी हैव यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फाइनली यूरेथ्रा, जिससे यूरिन एलिमिनेट होता है। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किडनी करता क्या है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से सेपरेट करता है। यूरेटर क्या करेगा, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को, ये देखिए सपोज दिस इज किडनी, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जब यूरिन आना होता है, सो दैट कम्स बाय यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और फाइनली यूरेथ्रा से यूरिन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत इजी भी होता है, ठीक है। काफी बच्चों को नेफ्रॉन का डायग्राम डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। एक मिनट, सो नेफ्रॉन का डायग्राम एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, सो ये है बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। वोमैन, ये देखिए रेड कलर यूज कर लेते हैं। वोमैन्स कैप्सूल से पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर आ गया डीसीटी और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और क्या है, यहाँ से रीनल आर्टरी विल एंटर एज एफरेंट आर्टेरियोल, ये बनेगा ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस निकलेगा इफरेंट आर्टेरियोल एंड ये वाला जो आर्टेरियोल है पूरे नेफ्रॉन में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो नेफ्रॉन में बेसिकली व्हाट आर द पार्ट्स, एक है ग्लोमेरुलस, फिर बोमैन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी, ये है बोमैन्स कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप क्या है, 3 स्टेप, आप लोग ये निमोनिक याद रखिए, GF RATS, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, RA रीअब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप है, TS ट्यूबुलर सिक्रेशन थर्ड स्टेप है, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल में होगा, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में होता है और ट्यूबुलर सिक्रेशन डीसीटी में होता है। वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। रीअब्जॉर्प्शन, किन किन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का, विटामिन का, एक्सेस वाटर का, ठीक है, अमीनो एसिड, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होगा। मतलब गलती से नेफ्रॉन में कुछ यूजफुल सब्सटेंस चले जाते हैं, वो यूजफुल सब्सटेंस को वापस बॉडी में आना होता है, वो है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद
यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन, यूरिन जो भी फॉर्म होगा नेफ्रॉन फिल्टर करेगा, यूरिन चले जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से चले जाएगा यूरेटर, और फाइनली यूरेटर से जो है यूरिन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस क्या है? एक डायलिसिस मशीन होता है जिसको डायलाइजर बोलते हैं, उसमें कुछ ट्यूब्स होते हैं, पेशेंट को यहाँ लेटा दिया जाता है, पेशेंट के बॉडी से ब्लड डायलाइजर में भेजा जाएगा, ये डायलाइजर मशीन ब्लड को फिल्टर करेगा और वापस फिल्टर्ड ब्लड पेशेंट के बॉडी में भेजा जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन जिन पेशेंट में किडनी फेल हो जाते हैं, दोनों किडनी फेल हो जाते हैं, सो डायलिसिस एक टेम्पररी सोल्यूशन गिवन बाय द डॉक्टर्स। ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें एक डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जो पास किया जाता है थ्रू सेमी परमिएबल ट्यूब्स। लेकिन एक बात आप लोग को याद रखनी है कि डायलिसिस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेचुरल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, डायलिसिस में नो रीअब्जॉर्प्शन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। सो डायलिसिस के प्रोसेस के बाद प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होते हैं? थ्रू स्टोमेटा वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, एक्सेस पानी जो है प्लांट का वो ट्रांसपिरेशन से बाहर जा सकता है, प्लांट के वेस्ट जो है गम्स, रेजिन्स या बार्क ऑफ द ट्रीज से भी एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या करता है? अपने वेस्ट मटेरियल को सिंपली सॉइल में फेंक देता है। ठीक है। इट विल रिलीज इनटू द सॉइल थ्रू द रूट सेल्स, राइट? सो दैट्स ऑल। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे कुछ PYQs जिसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है। इस सेशन में वी हैव सम PYQs। ठीक है। सो 2024 2023 सारे ईयर्स के PYQs दिए रखे हैं बेटा, आप लोग को उसको प्रैक्टिस करना है। एंड यस, सेशन का PDF विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हैंड रिटन नोट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम। एग्जाम से पहले क्विक रिविजन में ये काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और शॉर्ट रिविजन, क्विक रिविजन में इन अनदर चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।